अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं आज मेरी जगह थोड़ी सी चेंज है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज वो मेरे प्रोग्राम में आए हैं और आज कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हम करने वाले हैं। 14 अगस्त पे भी बात की जाएगी और बात होगी इनकी जर्नी को लेके, इनकी सहाफत को लेके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरे आज के मेहमान। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मुबश्शिर लुकमान साहब। आइए इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं मरियम इमाम? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, आप सहाफत में आपने कब कदम रखा, सहाफ़ी कब बने? अरे ये तो बड़ा ही, मैं भूल गया हूँ इसका जवाब। एक्चुअली बात यह है कि मैं कॉलम्स बहुत साल पहले लिखता था, डिफरेंट अखबारों में लिखता था, लेकिन एज एन एंकर, टेलीविज़न एंकर, मेरे ख्याल है 2007-2008 में मैंने शुरू किया था। सो बिजनेस प्लस टेलीविज़न से, उसके बाद फिल्म एजिया था, उस पर फिल्मी प्रोग्राम करता था। तो दैट्स इट। पर उसके बाद आई हैव नेवर लुक बैक। ओके, अगर आप एक आज आप उधर क्यों बैठी हैं? मुझे इधर क्यों बिठाया? नॉर्मली तो ये आपकी कुर्सी नहीं है। जी जी, आज कुछ चेंजिंग हुई है हमारे प्रोग्राम में। क्या चक्कर हुआ है? ये मैं आज यहाँ बैठी हूँ क्योंकि खुला है थोड़ा सा सोफा। हाँ ठीक है, और खुल आपके जाए, लिए सीट है। आप खुल जाए, मुझे बात कैद कुर्सी करके से। आप बैठी। जी जी। हाँ। मुबश्शिर साहब, मुझे बताइए, अगर आप एक सहाफ़ी ना होते तो क्या होते? पता नहीं यार क्या होता। मैंने अपनी कभी जिंदगी प्लान नहीं की है ऑनेस्टली। वो लोग होते हैं बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, मैंने ये करना है, ये करना है। मैं तो हर रोज उसके मेरिट पे उसको गुजारने की कोशिश करता हूँ। आई बिलीव कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब है और कब ना हो। तो जितनी मोमेंट्स अल्लाह ताला देता है उनको एंजॉय करे और खुश रहे आदमी और आगे निकले। तो मैंने कभी लंबी चौड़ी प्लानिंग की नहीं है लाइफ में। 14 अगस्त आने वाला है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। इस दफा हमने जंग फतह की है और हमारी फीलिंग्स डिफरेंट है, हम लोग जीते हैं। आपको लगता है कि इस दफा कुछ सेलिब्रेशंस कुछ डिफरेंट होंगी या जैसे हो रही हैं वैसी होंगी? नहीं, मेरे ख्याल है काफी फर्क है और लोग जेन्युइनली इस वक्त चार्ज्ड अप है, क्योंकि हमने लास्ट जंग मैंने जो देखी थी, मैं उस वक्त 8-9 साल का था। तो अब लोगों ने तो अब देखी असल जंग जो है 4 दिन की, 5 दिन की। तो इनको पता चल गया कि हमने हिंदुस्तान को मारा है, कुटा है और बड़ी बुरी तरह मारा है। तो और उसको उसकी नाक से लकीरें खिंचवाई हैं, उसको भीख मांगनी पड़ी है सीज फायर के लिए। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रिन्यूड एंथुसियाज्म। 14 अगस्त के हवाले से जितनी भी तकरीबात होती हैं, हम लोग देखते हैं 14 अगस्त से पहले ही शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि इस दफा कुछ नए आइडियाज होने चाहिए? नहीं होंगे, देखिए हर दफा होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो 14 अगस्त को हम लोग शायद उसका कम जिक्र करते हैं, वो है 2 नेशन थ्योरी। हमें अपने बच्चों को बताना है 2 नेशन थ्योरी क्या है, हमें अपनी आवाम को बताना है 2 नेशन थ्योरी क्या है। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त एक बात कही थी, आज हम इंदुफ्ता को देखते हैं, हम मोदी को देखते हैं, अजित डोवाल को देखते हैं, राजपाल सिंह को देखते हैं, इन खबीस लोगों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितने सच्चे थे और कितनी सही बात करते थे। और बाकी वो 2 नेशन थ्योरी जो है एग्जिस्ट करती है और हम उनके साथ एज ए नेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। आप मुसलमानों का हाल देख लें हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर, तो बुरे हालों में है। सुना है कि आप कोई मूवी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, आप एक सहाफ़ी भी हैं। अब आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करने वाले? नहीं, उससे पहले मैं डायरेक्टर था और प्रोड्यूसर भी था, ऐसी बात नहीं। मैंने ड्रामे भी बनाए हैं, मैंने इश्तिहार भी बनाए हैं, फिल्म बनाई है, लेकिन यस मैं मूवी बनाना चाह रहा हूँ दोबारा और काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट है वो। और किस पर होगी, क्या थीम है मूवी का? अभी उसको जरा वो क्या कहते हैं डेवलप होने दें, बट बेसिकली मेरी डिस्कशन हुई थी टेलीफोनिकली उस्मान पीरज़ादा से, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस्मान पीरज़ादा साहब उसको लिखें। अब जिस दिन उनके मेरे पास टाइम होगा, हम एक साथ बैठ जाएंगे,
तो फिर हम उसकी एक स्टोरी लाइन भी बना लेंगे, फाइनल कर लेंगे। एंड आई थिंक उस्मान पीरज़ादा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल इन द कंट्री। वेरी ट्रू। तो उनसे अच्छा स्क्रीन प्ले कम लोग लिख सकेंगे। कास्ट आपने डिसाइड की है? नहीं, मैं पहले स्टोरी तो आने देना। कास्ट का आपको मैं बता दूंगा जब आपको रोल में कास्ट करना होगा। मैं तो ठीक है ना, तो इजाजत मिल जाएगी घर से आपको? शायद नहीं, शायद। आपका क्या ख्याल है? कभी सोचा नहीं इस बारे में? अभी तो खैर मॉर्निंग शो कर रहे हैं। अब कास्टिंग की बात हो रही है ना, अभी बात इसलिए कर रहे हैं। अभी सही हम कर लें बात डिसाइड, शायद देखिए, लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं और आपकी रेसिपीज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर लेट्स सपोज एक एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ और आपने बताना है कि उसको किस तरह से बनाया जाता है। एक हलीम की रेसिपी है, आप आज बताएं कि उसको किस तरह से बनाया जाता है। हलीम, अच्छा, कुकिंग का मुझे शौक है। yes. लेकिन अच्छा, इत्तेफाक की बात, आपने ऐसी चीज का पूछा है जिसका वाकई मुझे पता। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी खाने आते हैं पकाने, पाकिस्तानी मुझे कोई बाहर का खाना नहीं बनाना आता। यानी मैं कुछ स्टेक्स नहीं बना सकता, मैं उस तरह से वो चीजें नहीं बना सकता। हलीम में मैं आपको बताऊं, हमारी हाउसवाइफ बड़ी गलती करती हैं एक चीज। अभी मैं जो बात आपको बताने लगा हूं ना, इस पे वो बड़ी उनको प्रॉब्लम होगी। गोश्त धो के ना डालें कभी। गोश्त धो के ना डालें? ना, गोश्त आप बनवाएं तो साफ होना चाहिए। ओके। जब आप गोश्त को धोते हैं ना, तो गोश्त कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर जो जूसेस होते हैं गोश्त के, वो फिर निकलते नहीं है बाहर। और वो सही अंदर से मैरिनेट नहीं होता। तो आप फर्ज करें आपने 1 किलो गोश्त की बनानी है। एक तो हलीम बीफ की बनती है, पता नहीं कौन लोग हैं जो मटन की भी बना लेते हैं और चिकन की भी बना लेते हैं, वो जाली हलीम है जी। तो पहले तो आप उसको उबालें। ठीक है। और जब आप उसको उबाल रही हैं तो उसके साथ 2 चीज़ें आप डालेंगी, एक चने की दाल डालेंगी और एक आप माश की दाल। ये दोनों आप गोश्त के साथ ही उबालना शुरू कर दें, पहले 1.5-2 घंटा। और जब अच्छी तरह उबल जाएंगी तो फिर आप बाकी दालें जो हैं उसमें ऐड कर लेंगी, पानी और डाल देंगी। ठीक है। और उसको कई घंटे आपको करना पड़ेगा, डोई हिलानी पड़ेगी, पानी खुश्क होगा, फिर आप उसको भरेंगी। फिर जब आपको लगता है कि गलने वाली है वो, तो फिर आप उसमें मसाले ऐड करते हैं अपनी हस्ब जायका। पहले नहीं आप करेंगी, उसके बाद आप ऐड करेंगी। ठीक है। फिर आप उसमें पानी डालेंगी, फिर वो इतना हो जाएगा, फिर आप उसको पकाएंगी। फिर जब आप एक स्टेज पे आती हैं कि आप समझती हैं कि गोश्त गल गया मेरा, तो फिर आप क्या करेंगी कि अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था बीच में कि जब आप दालें फाइनली ऐड करेंगी तो पॉपकॉर्न भी आप उबाल के आप उसमें कुट के अच्छी तरह मैश करके, ग्राइंडर में नहीं मैश करने, कुट के वो बट्टा जो होता है उसमें करना है। उसके बाद आप उसमें डालेंगी तो वो उसको लेस देगा। कई लोग गंदम डाल देते हैं, लेकिन पॉपकॉर्न इज बेटर उसके लिए। दलिया या गंदम से बेहतर है पॉपकॉर्न। फिर आप क्या करेंगी, कफगीर लें बड़ी वाली, उसे सारी आप बोटियां जो है निकाल के अलग करें। अच्छा। और फिर उनको मैश करें हाथ से, गोटे जिसे हम कहते हैं पंजाबी में। औरतें क्या करती हैं, घर में उसको ग्राइंडर में डाल देती हैं, लीर लीर हो जाता है गोश्त, उसमें लेस नहीं बनती। ठीक है। लेस जो हलीम की लेस होती है बनाने के लिए, आप उसको खूब अच्छी तरह घोटे वहां पे। ठीक है। फिर चने की दाल को भी आपको घोटना पड़ेगा अलग से, वरना वो बीच में दाने रह जाते हैं, उसके साबुत दाने रह जाएंगे। और फिर आप उनको दोबारा मिक्स करें, फिर आप उसमें और पानी डालें, फिर आप अब जो आप उसको घोटा देंगी और उसको बनाएंगी, अब आपकी हलीम जो है वो शेप लेना शुरू होगी। लेकिन हलीम का जो सबसे कमाल की बात होती है वो ये कि हलीम को देचकी में तड़का नहीं लगाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि जब आप उसको निकालेंगी तो पहले आप उसको डोंगों में डालें। जब आपने डोंगे में डाला तो फिर आप उसको देसी घी का और सफ़ेद ज़ीरे का तड़का देंगी। उसको ज़ीरे का तड़का लगता है हलीम को, और यानी प्याज का नहीं लगता और किसी और चीज़ का, मिर्चों का नहीं, उसको ज़ीरे का लगता है। तो जब आप ज़ीरा उसके ऊपर डोंगे के अंदर डाल देती हैं ना, तो वो उस डोंगे के लिए तड़का होता है। अगर आप पूरी हांडी में वो तड़का लगा देंगी ना, तो उसके बाद जब आप कभी हलीम को गर्म करेंगी अगले टाइम के खाने के लिए, तो वो काली होना शुरू हो जाएगी। तो हलीम को आप फ्रीज करके रख लें बेशक। जब आपके मेहमान आए, आपने एक डोंगा निकाला और उसको फ्रेश तड़का लगा दिया, तो आपकी हलीम पूरी फ्रेश हो जाएगी। अरे वाह, आपने तो अभी से भूख लगा दिया हमें। हाँ ना, हम कब खा रहे हैं? मैं बनाता हूँ कभी कभी अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए,
तो हलीम भी, पाए भी, निहारी या कोई चीज, कोई एक अच्छा। डिश बस, अच्छा, कभी ना कभी वेरी मछली। नाइस। ओके, हम्म, कॉन्टिनेंटल फूड मतलब आपको मुझे सब पसंद है। पाकिस्तानी, मैंने आपको बाकी बताया और ना वो, देसी फूड। अब मुझे पसंद ही है। हम्म, मैं क्या करूं? ठीक है। वैसे मुझे एक और टाइप का खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे बनाना नहीं आता, ना मैंने सीखा है कभी। मुझे अरबिक फूड पसंद है, लेबनीज जो है। ओके। और हालांकि ये hummus वगैरह दालों से बनती है, हम्म, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं है। मैंने बनानी है कभी इंशाल्लाह, जिसकी रेसिपी है मेरे पास। आपकी वाइफ बहुत लकी है जिनको कुकिंग आती है। वो मैं रोज नहीं पकाता, घर में बाटे नहीं मांजता कि वो लक कभी फैक्टर कभी। उनको मिले, तो वो हाँ, साल में 2-3 दफा उनको वो ये लक उनकी उजागर हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुबशर साहब, अभी रिसेंटली मैंने एक आपका सॉन्ग सुना था इमा बेग के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा गाना था? एक्चुअली उस गाने का एक बैकग्राउंड है। हम वो शौकत खानम के लिए एक फंड रेजिंग थी, ओके, और वो कर रहे थे, और हमारे 3-4 लड़कियां आई थी ऑडिशंस के लिए। ठीक है। तो आयमा को 2 रीजंस की वजह से उसमें चूज किया था। एक तो ये कि शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत Yeah, सारा she टैलेंट is. है उस बच्ची में। शी इज वेरी ग्लैमरस लुकिंग। और सबसे बड़ी बात जो थी उसकी, हालांकि एक और लड़की थी जिस साथ वो काफी ठीक है। उसका क्लोज टाई था, लेकिन आयमा की वालदा को लास्ट स्टेज का कैंसर था, एंड शी वाज डाइंग ऑफ दैट कैंसर। ओके। तो फिर आयमा के साथ करने का मकसद ये था कि वो उनका भी किसी तरह ट्रीटमेंट की नज़र में आ जाए और शायद वो ठीक हो जाए। एक उम्मीद तो होती है, जी, और यह है कि वो कैंसर पेशेंट्स के लिए था, उन बच्चों के लिए था। एग्जैक्टली। सो इट मेंट अ लॉट उस सेंस में। तो मैंने 2 गाने जिंदगी में किए हैं, दोनों कैंसर पेशेंट्स के लिए किए हैं। और ठीक है। बेसिकली वो इसलिए कि आप जब अपने, मुझे ये नहीं कि मुझे गाने का कोई जोम है, बट जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो जी, फिर आप कोई काम करें तो वो आप उसको कह सकते हैं ना, मैंने फॉर अ चैरिटी Very या true. समथिंग उसके लिए कर रहा हूँ। हम्म, अगर मैं प्रोग्राम ही करता रहूं तो वो तो मैं कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकला ना। बेसिकली फर्ज करें कि मुझे अपने बाल पसंद है, अगर कह के हाँ जी मुबश्शिर लुकमान टीवी पे लाइव टेंड करा लो, तो हम कैंसर वाले बच्चों को इतने करोड़ रुपए का हम अतिया देते हैं, मैं करा लूंगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन से आपको Exactly. निकलना होता है चैरिटेबल इवेंट के लिए। तो दैट वाज द स्पिरिट बिहाइंड इट। वाओ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और ये गाना आपने कब गाया था? पता नहीं, अब ये तो पिछली जिंदगी की पिछली बात है, जिंदगी पिछले की जन्म बात। की बात है कोई यार। तो अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, आपके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद ही डिजाइन करते हैं या आपका कोई डिजाइनर मैं है? डिजाइन विजाइन नहीं करता, अच्छा, ना मुझे इस तरह की कोई बीमारी है। अच्छा। तो मेरी बेटी डिजाइनर है बस। ओह वाओ। लेकिन यह है कि मैं चूज करता हूँ मेरे लिए। कलर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, कलर्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मर्द ज़रा से लिमिटेड हो जाते हैं ना कलर्स की चॉइस में। हम तो मसलन हर रंग की साड़ी तो नहीं पहन सकते ना, जिससे आप लोग पहन लेते हैं। जी, तो हमें फैब्रिक की फील जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि उस वेदर में वो फैब्रिक कैसा फीलिंग दे रही है। फिर उसकी स्टिचिंग इंपॉर्टेंट है, उसका कट इंपॉर्टेंट है, फॉल इंपॉर्टेंट है उसकी। यस, तो काफी चीजें आ जाती हैं जब आप कपड़े पहनते हैं उसमें। ठीक है। जूते बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कपड़ों का, Shoes. जूते जुराबें। Yes. ये इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन आपने 12 घंटे जुराबें पहनी हुई है, तो अगर वो अनकंफर्टेबल है, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे सारा very वक्त। true. सो योर क्लोथ्स हैव टू बी वेरी केयरफुली चोजन। Exactly. ब्रांड कॉन्शियस है आप? कभी मैं था, काफी ज्यादा। आई लव ब्रांड्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं मरियम इमाम उस स्टेज पे हूँ कि मैं जो भी पहनूं वो खुद ब्रांड बनता है। क्या बात कर रहे ठीक है ना, मैं खुद मैं मुबश्शिर लुकमान हूँ, मैं भी एक ब्रांड हूँ। यस। मुबश्शिर साहब, अभी रिसेंटली आप प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए हैं और आपका ड्रेस और उनका ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, ये ड्रेस की चूज वैसे आपने प्राइम कैसे मिनिस्टर किया? की तारीफ में मैं आपको ये बता दूं, मैंने इस बार ही देखा है कि उनकी वेस्ट लाइन बड़ी स्लिम हुई हुई थी, ट्रिम हुए थे। ही वाज अच्छा। जेन्युइनली लुकिंग गुड एंड फीलिंग गुड। लेकिन वो मुझसे काफी लोगों ने उसका सवाल पूछा है। अब मैंने बाद में नोट किया, वो मेरा एक बाहर का लाया हुआ सूट था, तो वन ऑफ दो सूट्स, अब मैं ब्रांड क्या लूं,
पैसे देंगे तो मैं उनका नाम ले दूंगा तो अभी तो उन्होंने मेरे से लिए थे पैसे जी। तो, और उनका भी ब्रांडेड सूट था बहरहाल। लेकिन सूट्स में भी आपको मैं एक बात बताऊं कि जो लोगों को एहसास नहीं होता एक बात का, बंदों को खास तौर पे, यूजुअली आपने डार्क सूट पहने हुए हैं चलें, तो वो अगर उसका कट अच्छा है, कट तो कोई भी अच्छा कर सकता है, कोई नॉर्मल दर्जी भी अगर अच्छा दर्जी हो, ऐसी बात नहीं है कि आपने सिर्फ अरमानी का पहना है या कोई तो जंजुआ टेलर भी अच्छा सूट सी सकता है। आई मीन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी टाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाई और क्रेवेट जो आपने उसके साथ रुमाल लगाया होता है, कि अगर आप प्लेन शर्ट पहनते हैं, ये अगर आपको नहीं समझ आ रही कोई चीज तो वाइट शर्ट रख लें आप, उस साथ अगर आपकी टाई जो है ना वो उठेगी हमेशा उसके ऊपर, तो वो आपके सूट को क्या कहते हैं एक चार्ज अप कर देगा। लेकिन अगर आपने कलरफुल शर्ट पहनी हुई है सूट के नीचे और उस पर और ही कलरफुल टाई है, तो फिर आप एक यूनाइटेड बेकरी की पेस्ट्री बन के निकलेंगे। तो क्या वो तो ये आपके अंदर कैसे आया फैशन सेंस? ये बड़ी जरूरी होती है और ये फैशन सेंस बहुत कम लोगों में होती है। सच बताना पड़ेगा, सच बिल्कुल। मेरी अर्ली एज में बड़ी अच्छी लड़कियां मुझे मिली हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया। और आप जब आपकी जब ख्वाहिश होती है ना कि मैं लड़कियों को अच्छा लगूं, तो आप फिर मेहनत करते हैं, फिर आप उस जमाने में तो इंटरनेट नहीं होता था, तो ताने मिल के ही आपने सीखना होता था। जब ताने मिलते थे, ये क्या तुम पेस्ट्री बने हुए हो, ये तुम क्या, तो फिर उस तरह समझ आना शुरू हुई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके माइंड में बैठ जाती हैं चीजें। आप हमेशा अपने एक्सपोजर से सीखते हैं, आपको इन चीजों की तालीम नहीं दी जा सकती। तालीम होती है लेकिन वो एडवांस स्टेज पे होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, आपको पता होना चाहिए ग्रे क्या है। मर्द अगर 3 रंगों के अलावा सूट पहनते हैं तो मल्टी नेशनल्स में वो उनको आप समझें कि नहीं रेट किया जाता। जैसे कॉर्पोरेट कलर्स जो हैं वो 3 ही हैं, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे, चौथा नहीं है। यानी जो ब्राउन सूट पहन के चला जाएगा या बेज सूट कोट पहन के चला जाएगा, ये वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिल बी लुक डाउन अपॉन, अनलेस एंड अनटिल बड़ी हिप हॉप कंपनी है कि आप काम ही ज़ारा के लिए कर रहे हैं या आप रिवर आइलैंड के लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने उस तरह की रिक्वायरमेंट है। लेकिन लेट्स से अगर आप यूनिलीवर में या पीएनजी में इन जगहों पे काम कर रहे हैं, तो फिर यू हैव टू रिमेन रिस्ट्रिक्टेड इन ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे। अब तो शायद जरा सा लोग लिबरल हो गए, स्पेशली पोस्ट कोविड। लेकिन जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो ये चीज़ें उस तरह से थी। हर रंग नहीं होता और हर रंग हर आदमी कैरी भी नहीं कर सकता। कैरी करना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने कपड़े, अपने कलर्स कैरी कैसे करते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है ये। अच्छा, तो ये आपकी जो फैशन सेंस है, ये यहाँ पर खत्म हो चुकी है या अभी और सही होने वाली है? नहीं, आप सीखते हैं ना, रोज आप अपने आप को एजुकेट करते हैं ना। कि फर्ज करें मुझे फिलिप पाती की घड़ी बड़ी पसंद है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन वो इतनी चौड़ी है, तो अगर मैं अपने हाथ पे वो पहनूंगा तो वो मेरे हाथ से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगी ना, कि मेरी रिस्ट पे वो इतनी बड़ी घड़ी जो है वो बुरी लगेगी ना, या लगेगा कि बड़ा शुद्ध आदमी है, कोई शो मार रहा है। इसी तरह आपको बताऊं कि कुछ चीजें कंजर्वेटिव ड्रेसिंग में नई लोगों को एहसास होता है कि अगर आप गोरों के साथ बैठे हैं और आपने सूट पहना हुआ है और आपने नॉर्मल काले जूते पहने हुए हैं और वो जूते लेसेस वाले नहीं है, तो गोरा जो है ना वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग में आपके जूते लेसेस वाले होने चाहिए, ठीक है ना। और आपके जो कोट की स्लीव्स हैं वो शर्ट की स्लीव से छोटी होनी चाहिए, है ना। ये बेसिक कंजर्वेटिव ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये नहीं कि वो ऊपर आई हुई है यूं करके वो आपने, वरना सूट तो मुर्जा सोलंकी जैसे लोग भी पहनते रहे हैं जब तक वजीर नहीं बना था ना, तो वो उसको बाद ये नहीं पता चलता था उसने सूट पहना है कि सूट ने उसको पहना है। वो तो बाद में वजीर बना है, उसमें पैसे आगे बढ़ नहीं कहीं से, तो किसी ने अच्छे सूट भी बना के दे दिए उसको। वेरी ट्रू। अच्छा, बात करते हैं अब, मीडिया इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया का दौर है। आपको लगता है कि खवातीन को अब सोशल मीडिया पे आना चाहिए या मीडिया में आना चाहिए? क्या कितना आना सिक्योरिटी है खवातीन के लिए? खवातीन से हम मर्द इनसिक्योर हो गए हैं खुदा के लिए। आप लोगों का तो
हर रोज किसी ना किसी की वीडियो निकली होती है, हर रोज किसी के टोटे आए होते हैं। ख्वातीन ने मर्दों को इनसिक्योर करती है यार पकड़ के। नहीं, अब तो मैं कहता हूँ कि मी टू जो है ना मर्दों के लिए होना चाहिए। एक औरत किसी मर्द पे इल्जाम लगा दे, वो कौड़ी का नहीं रहता, कहीं बाद में पता चलता है कि वो इल्जाम भी गलत था, वो औरत भी झूठी है, तो उसका भी सद्देबाब होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा ख्याल है कि मीडिया बहुत इंडस्ट्रीज से बहुत बेहतर है। मैंने हॉस्पिटल्स में नर्सेस को ज़्यादा हैरेस होते देखा है। मैंने यंग डॉक्टर्स को सीनियर्स के हाथों ज़्यादा हैरेस होते देखा है। और सरकारी दफ्तरों के अंदर मैंने टीचर्स को हैरेस होते देखा है। मीडिया में नहीं होती। और मीडिया में लोग बड़े कॉन्शियस है। आप यहाँ पे काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, कभी आपको अनकंफर्टेबल नहीं आपको फीलिंग हुई होगी, वरना आप होती ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया में एक काफी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है। मीडिया का एक प्रॉब्लम ये कि मीडिया ओपन है। हम मीडिया वाले मान लेते हैं अपनी कोताहियां, अपनी प्रॉब्लम्स हम मान लेते हैं। मीडिया में बहुत कुछ आ जाता है, शोबिज़ भी आ जाता है, एक्टिंग भी आ जाती है। तो एक्ट्रेसेस या एक्टर्स जो होते हैं वो निस्बतन बोल्ड होते हैं ज़्यादा, अपनी गुफ्तगू में भी, अपने रहन सहन में भी। तो वो लोगों को लगता है पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम है ये, इतना आसान काम नहीं है। यू हैव टू सीरियसली वर्क आउट फॉर इट। सर, देखा जाए तो आपके एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, निडर हैं आपके एनालिसिस, और आप बहुत ब्लंट बोलते हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने हमेशा एक बात में बिलीव किया है कि व्हेन इट कम्स टू योर माइंड और योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। मैं दिमाग से नहीं सोचता, मैं दिल से फैसला करता हूँ। दिल से। तो जब आप दिल से कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि आप सही बात कर रहे हैं, तो फिर आपको डर नहीं होता। डर होता है इंसान को कभी कभी, ऐसी बात भी नहीं है। बिल्कुल ही कोई गुरीले के बच्चे तो नहीं है ना कि डर ही ना लगे किसी से। लेकिन यह है कि फियर ऑफ द अननोन को अपने सर पे नहीं हावी होने देते कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। वो नहीं आपको करना। यू फॉलो योर हार्ट एंड दैट इज हाउ यू गो थ्रू इट, एंड यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू टेक द राइट डिसीजन। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना शायद बोल्ड नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं, लेकिन मैं राइट साइड का अगर मैं किसी बात पे बिलीव करूँ तो मैं उसके लिए स्टैंड जरूर करता हूँ। मसलन अभी आपको बताता हूँ, 3 दिन पहले हुआ कराची में एक डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को मार दिया। तो उस वक्त एकदम हंगामे शुरू हो गए थे कराची में, और डंपर्स को भी नजर आतिश कर दिया था। तो मैंने उस 8 बजे मेरा लाइव शो था टीवी पे, ये शाम की बात थी कोई, या एक रात पहले की थी पता नहीं, उसका खबर बनी हुई थी ये। और मेरा पहला रिएक्शन जो था मैंने वही टीवी पे दिया था कि हमारे यहाँ 99% मोटरसाइकिल वाले अपनी गलती से मरते हैं, और ये अब आप डंपर वालों को ब्लेम कर रहे हैं। अगर वो उसके आगे आ गया कैसे रोकेगा, वो उसके ऊपर से निकलेगा, ठीक है ना। और मैं रोज लाहौर शहर में देखता हूँ कि कामाकाजी बने होते हैं ये मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, बगैर हेलमेट के, बगैर कानून के, बगैर तोड़ के, फिर कहते हैं जी अमीर आदमी ने मार दिया। एक्चुअली अपनी गलती होती है इनकी। आज सीसीटीवी फुटेज आ गई उसकी, वो एक्चुअली वो गिरा है बेचारा डंपर के आगे, और वो स्पीड पे तो वो रुक नहीं सकती, वो एक हैवी व्हीकल है, वो बेचारा उसको कुचल गया। इट्स अनफॉर्चुनेट, सैड इंसिडेंट, बट उसके लिए जो डंपर्स को आग लगाई है वो कहाँ पे जायज है। सो मैंने अपनी थॉट के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक, मैंने फर्स्ट जो एनालिसिस दिया था वो ये दिया था। हालांकि मुझे पता था इस पे लोगों ने बुरा कहना, स्पेशली मोटरसाइकिल सवारों ने, लेकिन जो सच है मैंने वो बोलना था। एंड ऑफ स्टोरी। सच आप बोल के बार बार डरेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन मीडिया का एक एजेंडा भी है, चाहे एंटी गवर्नमेंट हो या प्रो गवर्नमेंट हो। अच्छा, मुझे ज्यादातर वैसा लगता है कि मीडिया एंटी गवर्नमेंट कौन सा अभी तो सारा मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के हाथों खेल रहा है। ये सारे मीडिया वाले गवर्नमेंट के हाथों खेल रहे हैं। हर एक को अरबों रुपए के इश्तिहारात मिल रही हैं। लोगों को खून लगा दिया वह मुंह का। सिर्फ एंकर नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, रिपोर्टर नहीं, मीडिया मालकान भी केवे। तो हमारी क्या मजाल है कि हम आगे बात करें। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि प्रॉपर्टी डीलर जब मीडिया ओनर बन जाते हैं तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए आते हैं ना, वो खबर देने के लिए थोड़ी आते हैं। तो पाकिस्तान में तो ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अपना मीडिया टाइकून्स हैं। तो फिर यही होगा। आप किसी हाउसिंग सोसाइटी की बुराई करके दिखाएं ना मुझे जरा किसी चैनल के ऊपर,
हाँ हो ही नहीं सकता। और सारी 90% 2 नंबर है। सर, कल 14 अगस्त है और आपको लगता है कि ये वही पाकिस्तान है जो हमारे कायद ने बनाया था? अजय, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल वही पाकिस्तान है और बहुत अच्छा है पाकिस्तान। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। ये जो डूम एंड ग्लूम के प्रॉफिट्स बने होते हैं ना, कि हर वक्त को बुराई करना, हर वक्त को बुराई करना, जी। आप एक बात जहन में रखें कि मुल्कों की हिस्ट्री जो होती है इंसानी जान से फर्क होती है। आपकी उम्र अगर फर्ज करें अभी आप 16 साल की हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, यू वेलकम। आप भी झूठ बोल सकती हैं मुझे देख के, ऐसी कोई बात नहीं सर, मैंने तो झूठ नहीं बोलता ना अकेला, आप भी बोल सकती हैं। आप कहते हैं मैं 28 का लग रहा हूँ। नहीं, यू लुक वेरी यंग। थैंक यू वेरी मच। यू आर यंग। ओके, आप फर्ज करें आप 50 साल ले लें। ठीक है। मुल्क की तारीख में 50 साल कुछ नहीं होता। जब अमेरिका बना था तो 78 साल के बाद अमेरिका को औरत को वोट डालने की इजाजत नहीं थी। काले रंग के लोग जो थे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते थे। ठीक है। गोरे कुत्तों के साथ जाते थे रेस्टोरेंट में, काला अंदर नहीं आ सकता था। हाँ। ना सर्व कर सकता था। और वहां पे ह्यूमन राइट्स का, विमेन राइट्स का, इन चीजों का ये था। पाकिस्तान 78 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर कंट्री है, 4th बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड है। हम 3rd वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन हमारे सिस्टम्स जो है, नेटवर्क जो है वो 2nd वर्ल्ड का है। आप देख लें पूरे मुल्क में इंटरनेट है, पूरे मुल्क में 4G है। आप कंप्लेन करें जो मर्जी करें, आपके कुछ 100 से ज्यादा चैनल्स हैं अपने, पता नहीं कितने 100 आपके FM चैनल्स हैं। आपका सोशल मीडिया वाइब्रेंट है, एक्सपोजर है। आपकी रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो फॉरेन ब्रांड से भरी हुई हैं, चाहे वो परफ्यूम्स हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो मेकअप की किट्स हों, चाहे जो मर्जी हो। सो पाकिस्तान आफ्टर 78 years is much better than America after 78 years. तो अब हम अमेरिका को एज अ सुपर पावर देखते हैं, लेकिन उसको 200 साल लगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो मे बी अगले 20-25 साल में आपको अपने हालात बहुत बेहतर नजर आएंगे। फर्क है कि मेरे जैसा आदमी जब कहता ना कि यार मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ, पता नहीं कब ठीक होगा, तो भाई इंसानी लाइफ का तो कंट्री की लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ठीक है। आप इंसानी लाइफ से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सो 14 अगस्त खुलकर मनाए इंशाल्लाह। हर 14 अगस्त पिछली वाली 14 अगस्त से ज्यादा सेलिब्रेट करने के लिए होगी। हाँ। अल्लाह ताला हमें बहुत फतुहात देगा, बिल्कुल, हर फील्ड में इंशाल्लाह फतह देगा। आमीन। और खास तौर पे इंडिया को कुटने का बड़ा मजा आता है। तो बहुत ज्यादा वो आएगा। यस, ट्रू। कल जश्न आज़ादी है और इमरान खान वो अंदर है, वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो अपने करतूत ना करता ना ऐसे के अंदर होता, चोरियां ना करता, डाके ना मारता, रिश्वतें ना लेता, ठीक है ना, तो फिर बाहर होता। देखे जेल में तो वो अकेला तो अंदर नहीं है, हजारों लोग अंदर हैं। कोई कातिल है, कोई डकैत है, कोई चोर है। इमरान भी उन्हीं की कैटेगरी में है, उसकी बीवी भी उसी कैटेगरी में है। बेसिकली आप उसके लिए फील कर रही हैं। कभी उसके बच्चों ने तो आगे 14 अगस्त नहीं मनाया, उन्होंने तो इंग्लैंड में भी खड़े होकर पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया। वो तो अपनी बेटी को भी नहीं ओन करता। तो जिसकी औलाद, सगी औलाद पाकिस्तान को नहीं मानती, मैं पाकिस्तान के 14 अगस्त में उसको किस तरह को मान लूंगा? जाए भुगते, जो उसे करतूत है भुगते उनको। सर, उनकी एक्स-वाइफ ने किताब लिखी थी उनके ऊपर, क्या फ्यूचर में लगता है कि आप भी कोई किताब लिखेंगे? ये वाली वाइफ नहीं, मैं उसकी बीवी नहीं था तो मुझे उसके ऊपर किताब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि मैं किताब और चीजों पे लिख सकता हूँ, मसलन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द धरना, हाउ द धरना वाज इनिशिएटेड, हाउ इट वाज कैरिड आउट, बट दैट इज मोर फॉर एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स ऑफ political science, not really to score a point or anything of the sort. और बाकी जो किताब रेहाम खान ने लिखी, मैं तो उससे भी नहीं एग्री करता। मैं समझता हूँ कि उस किताब में काफी बातें गलत है, और मैं समझता हूँ उस किताब में काफी कुछ बातें एग्जैजरेटेड भी हैं, बट वो उसका हौसला है। और मैं समझता हूँ कि आपको एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड की जो पर्सनल चीजें होती हैं उनको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, पूरी दुनिया में। मैं नहीं अच्छा समझता हूँ, वो अच्छा समझती हैं, उनकी अपनी मर्जी। एवरी पर्सन टू देयर ओन बिलीव्स। अभी आपने पोइट्री का मेंशन किया है,
आपको शौक है पोइट्री का, राइटिंग का? राइटिंग का तो है, मैंने किताब भी लिखी हुई है, बेस्ट सेलर भी है पाकिस्तान में। पोइट्री पढ़ने का शौक है, पोइट्री सुनने का शौक है, लेकिन अब पोइट्री का मेयार उर्दू जुबान में काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी गिरा हुआ है, तो अल्लाह करे बेहतर हो जाए। ओके, आप एक कामयाब सहाफ़ी हैं, सहाफ़त में आप हैं, और मुझे बताएं कि सहाफ़त को और फिर फैमिली को टाइम कैसे देते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मैं तो बड़े आराम से दे लेता हूँ। मुझे इतने सालों में आपने कभी पार्टीज में नहीं देखा होगा, दावतों में नहीं देखा होगा, लोगों के दफ्तरों में नहीं देखा होगा, घरों पे नहीं देखा होगा। मैं जो मेरा घर का टाइम है मैं घर पे देता हूँ, जो मेरे बच्चों का टाइम है मैं उनको देता हूँ। 90% अनलेस एंड अनटिल को बहुत ज़रूरी ना हो बाहर को, मैं रात का खाना घर पे खाता हूँ 90%, और मेरी कोशिश यही होती है, और आज से नहीं, पहले दिन से, शुरू से। और आई एम अ वर्कaholic, आई लव माई वर्क, आई वर्क 7 days a week, आई डोंट वर्क 5 days a week। बट ये है कि मैं उसमें से भी टाइम निकालता हूँ, और मैं समझता हूँ कि टाइम इन नंबर ऑफ आवर्स नहीं होता, क्वालिटी होता है, कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू कैन टेक आउट। अगर मैंने अपने बच्चों के साथ बैठना और हर वक्त फोन पे ही बातें करना है, तो फिर वो भी हो जाता है कई दफा। आई मीन ये तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन बहरहाल वो क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम इज फोकस्ड on them, on yourself. What's your quality time, by the way? What's your me time? Reading, music, okay, and pursuit of knowledge। और इसमें मुझे YouTube बहुत हेल्प करता है। आजकल जैसे मैं डिफरेंट गैलेक्सीज के ऊपर मैं देख रहा हूँ, और ओशन लाइफ के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इससे पहले कि मैं कोई किताब पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, लेकिन YouTube is the best teacher for that। काफी उस पे काबिल लोगों की उसके ऊपर चीजें होती हैं, तो one learns। कोई ऐसा इंडियन जर्नलिस्ट जिसको आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं? नहीं, फॉलो तो नहीं अपना, लेकिन सुनता मैं जरूर हूँ कईयों को। परवीन सानी को सुनता हूँ मैं, एनालिस्ट है उनका। करण थापर को, पहले मैं बरकत दत्त को सुनता था, लेकिन जिस दिन उसने बोंगी मारी के पाकिस्तान के F-16 गिर गया, उस दिन मैंने बरकत दत्त का नंबर अपने फोन से डिलीट कर दिया है। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी झूठी साफन पे। इंडिया की एक बड़ी मशहूर एक सीनियर एडिटर है नीना गोपाल, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर्क टुगेदर एट गल्फ न्यूज। सो काफी हैं उनके जर्नलिस्ट, जो रोहित शर्मा है, आरती मदन है, ये सारे जर्नलिस्ट उनके जो है मेरे जाती दोस्त हैं। हमने एक साथ गल्फ न्यूज में काम भी किया हुआ है। सर, इंडिया की बात चल रही है, मेजर गौरव आर्या आपको बहुत फॉलो करते हैं, इससे क्या वजह है? गौरव आर्या जो है वो उनसे मेरी कई दफा बात हुई है, और मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए हैं, और मैंने उनके साथ शो भी किया हुआ है। देखें, बात यह है कि एक बात क्लियर है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी हो कोई, जब बात पाकिस्तान की आएगी तो मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान की दुश्मन है और मेरे सामने है, और मुझे पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको गोली मारनी, मैं मार दूंगा, मैं नहीं लिहाज करूंगा। सो गौरव को ये पता है इस बात का, एंड आई थिंक एवरीबडी who understands patriotism and understands standing up for your country and your motherland will agree with me। इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। मैं लोगों को अच्छा बुरा इस वजह से नहीं कहता कि उनकी ज्योग्राफी क्या है, लेकिन उनकी जो थॉट्स हैं उस वजह से यकीनन मेरे और उनके दरमियान फासले हो सकते हैं। ठीक है सर, शो का टाइम कम है, मुझे जाते जाते बताएं आपका फेवरेट पॉलिटिशियन, मेल या फीमेल, दोनों बताते हैं। खत्म करो ये शो, खत्म करो, ये कोई सवाल है? अपना बेतुका सवाल किया। You have to answer this। मैं एक ही का लूंगा नाम। हाँ, ओके। दो का नहीं लूंगा। ठीक है, परफेक्ट। मैं जिसको मिला भी हूँ, जिसके साथ मैंने इंटरव्यू भी किया, मैंने उसके साथ को टाइम भी, मुझे हिलरी क्लिंटन पसंद है। अब तो बनी है, लेकिन आई थिंक हिलरी क्लिंटन इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, एंड ये अमेरिका की बदकिस्मती है कि वो उनको सदर नहीं बनने दिया उन्होंने, क्योंकि वहां पे अभी तक, ये मैंने अब कहा कि 200 साल के बाद भी अभी कुछ चीजों में हमसे पीछे हैं वो। हमने तो औरत को बना दिया वजीर आजम, हमने स्पीकर भी बना दिया, हमने चेयरपर्सन सेनेट का भी बना दिया।
लेकिन आई थिंक हिलरी क्लिंटन बहुत काबिल एक पॉलिटिशियन थी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुपीरियर इंटेलेक्ट है, सुपीरियर इंटेलेक्ट, और वो जितने मर्दों को मैं जानता हूँ उनसे तो बेहतर है। तो एक्सीलेंट। आपने इतने बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यूज किए हैं, डेफिनेटली किए होंगे, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो अभी तक आपको ना भूला हो? मरियम, ऐसे कई इंटरव्यूज होते हैं, कोई भी एक इंटरव्यू जो आपको अभी तक आपकी मेमोरी में जो एक खातून थी, उन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्जे लिए थे 2-3 बारी और उन्होंने सारे रिटर्न कर दिए थे। ठीक है। हमने पता नहीं सोचा, खामखा में उस वक्त हम यंग थे ना, तो हर वक्त आउट ऑफ द वे जाके सोच कि यार इसको ढूंढते हैं, इतने कर्जे लेके करती क्या है, बिजनेस क्या करती है। तो हम ट्रैवल करते हुए गए, वो कुबूरे वाला के आगे का गाँव था, कोई खरा सच की टीम गई वहां पे। अच्छा। वो बुजुर्ग सी खातून थी, उस वक्त भी शी वॉज अबाउट 80-85। तो वो चारपाई पे बैठी हैं और वो दाल चाल अपनी साफ कर रही थी और बकरियां शकरियां थी साइड पे। तो इन नटशेल आपको मैं बताता हूँ, मैंने उनसे पूछा कि आपने लोन क्यों लिया? उनका बकरियां खरीदने के लिए, ताकि मैंने उनको बेच के इनकम होनी थी। तो पहला लोन लिया, पहली बकरी ने बच्चा दिया, तो फिर आपने बड़ी सेलिब्रेट किया होगा ना, ऑब्वियसली। डेफिनेटली, हाँ। शी सेड नहीं, वो मैंने फला फला औरत को दी थी। दूध देने वाली बकरी जो लोन लेकर आपने ली और अब आपने लोन भी पे ऑफ करना है, वो आपके सर पे चढ़ा हुआ है, तो आपने वो बकरी उधर दे दी, वो क्यों? अच्छा। उन्होंने कहा वो बड़ी यंग है और वो विडो हुई थी, तो मैंने उसको दूध देने वाली बकरी इसलिए दे दी ताकि उसको दूध के लिए किसी मर्द के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और बाकी फिर अपना वो गुजारा कर सकती उस तरह। तो हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि जी इतना अमीर आदमी इतने दस्तरखान दे रहा है, इतना अमीर आदमी खाने खिला रहा है, ये वो। लेकिन मेरे नज़दीक वो सबसे अमीर औरत थी और बेइंतहा अमीर औरत थी, और उसने मुझे मेरी सोच को चेंज करने पे उसने हेल्प किया। फिर इसी तरह एक इंटरव्यू मैंने किया अलमास वबी का, शीमेल, और उन्होंने जिस तरह से मुझे जवाबात दिए, मेरी सोच में तब्दीली आई है। ठीक है। मैंने उनसे सीखा है, उन्होंने मुझे एजुकेट किया। तो बहुत लोग होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं अगर आप सीखने वाले हो। जाते जाते आखिर में ये बता दें, 14 अगस्त आने वाला है, मेरा ख्याल है 14 अगस्त में, और आप ये गाड़ी पे निकलते हैं बाहर अपना हाथों हाथ ला के, क्योंकि जितना आप तड़प रही है ना, मुझे आपके साथ ही जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कोई पैगाम देना चाहें, और जो यंग सहाफी इस सहाफत में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, बस। So thank you so much for your time. It was an absolute pleasure to have you. और आज वो मेरी कुर्सी थी, कुछ चेंज नजर आ रहा था, पर स्टिल आई एम कंफर्टेबल। मैंने कहा आपको फैला के बैठाए ना, आपने खुद ही कहा था मैं फैल के बैठना चाह रही थी। Not at all, sir. Thank you so much for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और 14 अगस्त पे हमने बात की और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने बात इतने 14 अगस्त ऐसे करिए जैसे वैलेंटाइंस पे हमने बात कर ली है कोई, यार क्या हो गया? सिर्फ मुझे लगता है कि इस दफा शायद कुछ डिफरेंट होने वाला है, और होना भी चाहिए, होना चाहिए। नाजरीन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।